हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो आज हम क्लास 12th की साइंस डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने एक पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों ने यही सिलेक्ट किया है कि उन्हें पहले फ़िज़िक्स की क्लासेस चाहिए। तो आपके जो भी आदेश है उसके हिसाब से मैंने पहले फ़िज़िक्स ही स्टार्ट किया है, पर मैं पहले फ़िज़िक्स में सेकेंड पेपर स्टार्ट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि क्लास 10th में भी साइंस में प्रकाश चैप्टर चल रहा है और फिज़िक्स सेकेंड में भी प्रकाशिकी नाम का चैप्टर आपका पहला चैप्टर है। तो इसीलिए मैंने सोचा है पहले प्रकाश से हम स्टार्ट करेंगे। अब मैंने देखा है कि जब भी आप NCERT बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी कोचिंग पढ़ाती थी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसमें परिभाषाएं ढूंढना, क्योंकि जो NCERT बुक है उसमें चीज़ों को समझाया बहुत अच्छे से गया है, पर उसमें सटीक परिभाषा ढूंढना थोड़ा सा कठिन होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं आज आपको ऑलमोस्ट सारी परिभाषाएं जो प्रकाशिकी से रिलेटेड हैं उसे समझाने की और आपको अच्छे से समझाने के साथ साथ परिभाषाएं याद कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने टारगेट किया है कि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो बनाऊंगी जिसमें एक ही वीडियो में आपको कम से कम 3 से 4 नंबर का बेनिफिट ज़रूर हो। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रकाशिकी से रिलेटेड सारी परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। तो उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कीजिए, प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए और चैनल की लिंक को भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए और उसके साथ साथ में पढ़ाई को जारी रखिए। और साथ में ये भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे आपकी और हमारे बीच की जो कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट हो जाए और मैं आपसे डायरेक्ट ही बात कर सकूं, हर छोटी से छोटी बात के लिए आपको वीडियो ना देने पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास को। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की परिभाषा। जैसा कि आप जानते हैं कि परावर्तन और अपवर्तन आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तो उसे बहुत ज़्यादा खींचकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली हमें परावर्तन और अपवर्तन की परिभाषा आनी चाहिए। उसके बाद में हमारा जब गोलीय दर्पणों से अपवर्तन स्टार्ट होता है, जो ये भी आपका क्लास 10th का ही टॉपिक है, तो वहाँ से आपको कुछ मेन परिभाषा निकल के आती हैं, जहाँ आपको फोकस दूरी और इस तरह की वक्रता, केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, इस तरह की चीज़ें तैयार करनी होती हैं। तो इसके लिए मैंने क्लास 10th में भी एक क्लास डाली, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, और वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे हम जल्दी से एक बार कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले परावर्तन की परिभाषा। ठीक है, देखिए आज मैंने ध्यान नहीं दिया, सबसे मेन चीज़ तो लिखी ही नहीं, यानी क्लास 12th के लिए ये क्लास है। हमने क्या स्टार्ट किया है, फिज़िक्स यानी भौतिकी को हमने पहले स्टार्ट किया है, और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, पहली यूनिट की सभी मेन परिभाषाएं हम पढ़ रहे हैं। प्रकाशिकी की सारी परिभाषाएं हमें देखनी है। ठीक है, अब मैं इसी तरह के आपको छोटे वीडियोस बना करके जल्दी से रिवीजन करा दूंगी। तो परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, आप जानते हैं कि प्रकाश किसी माध्यम में चलता हुआ जब किसी चिकनी सतह से टकराता है, प्रकाश किसी माध्यम में चलता हुआ जब किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वह पुनः अपनी दिशा में वापस लौट जाता है, और यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब आप देखते हैं, अगर आपने एक छोटा सा ये चित्र याद कर लिया तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। इसलिए साइंस में जितने भी डायग्राम्स हैं उन्हें याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। प्रकाश किसी भी माध्यम में जब चलता है और चलता हुआ किसी चिकने सतह से टकराता है तो वह पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके साथ में अब हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब मैं आपको जल्दी रिवाइज करा रही हूँ। अगर आपको ये परिभाषाएं नहीं याद हैं या फिर अगर आपको लिखना है तो आप इन्हें लिखते रहिए क्लास को बीच में रोक करके, यानी कि वीडियो को पॉज करके, और अगर आपको केवल समझना है तो आप समझते जाइए बस, और बाद में आप लिखने की खुद कोशिश कर सकते हैं। अब हम अपवर्तन की परिभाषा सीखेंगे।
ठीक है। प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि प्रकाश आ रहा था ऐसे, अब देखिए आप किरण सीधा ऐसे निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह वो थोड़ा सा विचलित हो गई, या तो इधर से और या फिर थोड़ा ऊपर से, यानी किसी भी तरफ जा सकती है, दाएं बाएं हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन हुआ है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आई होप आपने दोनों परिभाषाएं अच्छे से समझ ली होंगी और साथ में नोट भी कर ली होंगी। अब अगर आप चाहें तो जल्दी से चित्र भी नोट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अगली परिभाषा हमें पढ़नी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और साथ में उसकी परिभाषा भी समझेंगे। देखिए, इसमें नाम आ रहा है पूर्ण का, आंतरिक यानी इंटरनली हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, और साथ में हो क्या रहा है, परावर्तन हो रहा है, यानी पूरी तरह से इंटरनली प्रकाश हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। जबकि ये घटना क्या होती है, अपवर्तन की होती है, लेकिन जब अपवर्तन की घटना में हमें परावर्तन देखने को मिले तो उसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यही इसकी सबसे छोटी और सबसे आसान परिभाषा है, लेकिन केवल इतना लिखने से पूरी बात नहीं समझी जा सकती, तो इसीलिए हमें इसकी परिभाषा पूरी लिखनी होगी। लेकिन ये है क्या, आप ये लिख सकते हैं, बहुत अच्छी अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो साथ में ये भी लिख दें कि वास्तव में यह एक अपवर्तन की घटना होती है, पर इसमें परावर्तन देखा जाता है। यानी अपवर्तन होना होता है, लेकिन अगर परावर्तन हो जाए अपवर्तन की जगह तो उसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखिए कैसे अपवर्तन कैसे होता है। एक प्रकाश का एक माध्यम है, ठीक है, ये कोई माध्यम है जिसे हम माध्यम 1 कह सकते हैं, और ये कोई दूसरा माध्यम है जिसे हम माध्यम 2 कह सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये वाला जो हमारा माध्यम है ये प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम है, ठीक है, अगर ये प्रकाशिक रूप से सघन माध्यम है और दूसरा प्रकाशिक रूप से विरल माध्यम है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, अब इस माध्यम को ये बांटने वाला एक पर्दा लगा हुआ है। अब ये कुछ भी हो सकता है, जल की सतह हो सकती है, कांच हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये प्रकाश हमारा आकर यहाँ पड़ा तो अपवर्तन की घटना में क्या होगा, एक माध्यम में अभी तक हमारा प्रकाश चल रहा था, अब जैसे ही हम दूसरे माध्यम में पहुंचेंगे ये क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, यानी अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये इधर चला जाए या फिर इधर चला जाए। अब वैसे तो देखिए ये ऐसे जाना चाहिए था, सीधा हमें इसे भेजना चाहिए था, लेकिन देखा क्या जाता है कि इस स्थिति में ये थोड़ा सा इधर झुक जाता है। यानी अगर यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचे तो अभिलंब से दूर हट जाता है, ठीक है। एक स्थिति होती है अभिलंब से दूर हटना और दूसरी स्थिति होती है अभिलंब के पास आना। पास आने का मतलब है क्या है कि अपने मार्ग से विचलित होकर इधर अभिलंब की तरफ खिसक जाता है, और दूर जाने का मतलब है अपने मार्ग से विचलित होकर अभिलंब से दूर हट जाता है। तो अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि किस स्थिति में ये अभिलंब से दूर हटेगा और किस स्थिति में अभिलंब के पास आएगा, ये बताती हूँ मैं आपको अच्छा सरल तरीका। अगर ऊपर का माध्यम सघन है, यानी जिसमें पहले प्रकाश चल रहा था, यानी माध्यम 1 जो है वो सघन है। सघन का मतलब क्या है, घना है, जिसे हम कहते हैं, जैसे कोहरा क्या होता है, घना होता है, बहुत ही पास अणु जुड़े हुए होते हैं और घनापन होता है कोहरे में। इसीलिए क्या होता है, वहाँ पे जब आप रोशनी डालते हैं कोहरे में तो ज़्यादा दूर तक उसका फोकस नहीं जाता है। अगर सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब से दूर हट जाता है, जबकि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, विरल का मतलब क्या होता है, जिसमें अणु दूर दूर होते हैं, यानी कि जैसे हमारी नॉर्मली वायु होती है। तो अगर विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। यानी यहाँ पे माध्यम सघन था और नीचे वाला विरल था, इसीलिए क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया प्रकाश, ठीक है। तो इसी को अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस घटना में प्रकाश अभिलंब से दूर हटेगा, किस में उसके पास जाएगा, तो आप उसे बता सकते हैं अपनी जो भी कॉपी चेकर होगा उसे। लेकिन
अब ये घटना क्या है, ये तो पूरा पूरा अभी आप अपवर्तन ही देख रहे हैं, पर अपवर्तन में एक ऐसी स्थिति भी आती है जब प्रकाश किसी ऐसे एंगल से आकर इस माध्यम को जो डिवाइड कर रहा है उस डिवाइडर पे पड़े, यानी कि पहले माध्यम से होता हुआ किसी ऐसे एंगल पे आके दूसरे माध्यम में जाए कि वो क्या हो, झुकता झुकता, यानी यहाँ से निकल जाए, सीधा निकल जाए। ठीक है, अब कैसे आप समझिए इसको। पहले आप अगर चाहें तो इस वाले डायग्राम को भी बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। फिर अब हम दूसरी स्थिति समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है। वास्तव में पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अपवर्तन की कोशिश करता हुआ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अब कैसे परावर्तित होता है ये हम जल्दी से समझते हैं। ठीक है, देखिए ये डिवाइडर लगा हुआ है बीच में, एक मान लीजिए यहाँ इसके ऊपर माध्यम 1 है और इसके ऊपर माध्यम, इसके नीचे माध्यम 2 है। यहाँ पे हमने लिख दिया माध्यम 1 और ये माध्यम 1 कैसा है, सघन है। इसके नीचे है माध्यम 2, माध्यम 2, और ये माध्यम 2 कैसा है, विरल है। अब इस स्थिति में क्या होता है, जब सघन वाली दिशा से प्रकाश आता है और एक वो विशेष एक कोण पर आकर के दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश करता है, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वास्तव में इस किरण को ऐसे जाना चाहिए था, यही इसकी सही दिशा थी। अगर हम यहाँ से अभिलंब खींचें, अभिलंब आप कैसे खींचते हैं आप जानते होंगे कि ये जो आपका तल है इस पर 90 डिग्री का एक हमने लाइन खींच दी, तो 90 डिग्री कोण बनाती हुई लाइन खींचे तो हम देखते हैं कि इसे जैसे जाना चाहिए था ये इस अभिलंब से दूर हट जाता है। और कितना दूर हटेगा, इतना दूर हटेगा कि ये यहाँ से वापस लौट जाता है। और आप जानते हैं कि जब प्रकाश एक रास्ते आए और उसी रास्ते वापस लौट जाए तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसीलिए इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश का कुछ भाग पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाता है और जबकि कुछ भाग क्या होता है, यहाँ से ऐसे निकल जाता है। यानी कुछ भाग होगा जिसका अपवर्तन हो जाएगा और कुछ भाग का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से कुछ भाग निकल गया और कुछ भाग सीधा निकल गया, जिसे हम परावर्तन कहते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस घटना को। पूर्ण का मतलब पूरी तरह से, आंतरिक का मतलब कुछ हिस्सा आंतरिक में यानी अंदर की तरफ, और परावर्तन यानी और बाकी हिस्सा परावर्तित हो गया। तो इसीलिए ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब आपको परिभाषा कैसे लिखनी है, जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, जबकि कुछ अंशतः भाग या कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है। इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, जबकि कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है, और इसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परावर्तन और अपवर्तन क्या होते हैं और साथ में पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी क्या होता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक विशेष घटना होती है जिसे हम क्रांतिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, और उसमें क्रांतिक कोण नाम की एक चीज़ आती है। तो वो क्रांतिक कोण क्या होता है ये भी इसी वक्त समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए और परिभाषा को समझ लीजिए और अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण क्या होता है, चलिए जल्दी से समझते हैं। तो समझते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण। देखिए ये एक माध्यम है जिसे हम माध्यम 1 मानते हैं, जो कि सघन माध्यम है। नीचे का माध्यम 2 है, माध्यम 2 जो विरल माध्यम है। अब प्रकाश की किरण यहाँ पर प्रवेश कर रही है अपवर्तन के लिए। जब माध्यम 1 से माध्यम 2 में किरण जाएगी तो वास्तव में क्या होता है, माध्यम बदलता है जब, तभी अपवर्तन होता है। और अगर एक ही माध्यम में किसी चिकने तल से टकराता है तो परावर्तन होता है। तो अब यहाँ पे किसी चिकने तल से न टकराकर आर पार माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश जा रहा है, तो वास्तविकता में इसमें अपवर्तन होना चाहिए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब ऊपर सघन और नीचे विरल माध्यम होता है तो इसमें
अपवर्तन के साथ साथ परावर्तन भी होता है, क्योंकि कुछ हिस्सा क्या होता है प्रकाश का परावर्तित हो जाता है जबकि कुछ हिस्सा अपवर्तित हो जाता है। लेकिन इसी में एक स्थिति ऐसी बनती है जिसमें ये जो कोण है, यानी अगर हम यहाँ अभिलंब खींच दें तो अभिलंब से जो कोण बन रहा है थीटा, ठीक है, इस थीटा को आप स्मॉल सी भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रांतिक कोण को हम इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल कहते हैं और क्रिटिकल एंगल नाम होने की वजह से स्मॉल सी या कैपिटल सी से प्रदर्शित किया जाता है। तो कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोण बने जिससे क्या हो, ये प्रकाश की किरण जो यहाँ से निकलनी चाहिए थी इस तरह से, वो इतना विचलित हो जाए कि यहाँ से 90 अंश का कोण बनाती हुई निकल जाए, यानी ये क्या हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए। आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक प्रकाश की किरण आ रही थी जिसे ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन इतना अपवर्तित हो गई किरण कि 90 डिग्री कोण बनाती हुई निकल गई। तो जिस कोण की वजह से इस किरण ने 90 डिग्री का कोण बनाया, वही जो कोण होता है क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वह कोण जिस पर हमारा आपतित प्रकाश अपवर्तित होने के बाद 90 अंश का कोण बनाए या अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाए, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है, या आप पूरी परिभाषा इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखी जाती है। इस घटना के अंदर यदि प्रकाश किसी ऐसे कोण से एक माध्यम से किसी ऐसे कोण से आपतित हो कि अपवर्तित होने वाला प्रकाश अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तो इसी कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे स्मॉल सी या कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आपने डेफिनेशन नोट भी कर ली होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो क्योंकि वीडियो है, फैसिलिटी है, आप इसे फिर से पीछे करके देख सकते हैं। और वैसे मैं एक बार और समझाती हूँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और साथ में क्रांतिक कोण, दोनों को एक साथ समझते हैं। जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित होता है। इस घटना में प्रकाश अंशतः परावर्तित हो जाता है जबकि अंशतः अपवर्तित हो जाता है, यानी कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है जबकि कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। इसी में यदि हम यह देखते हैं कि प्रकाश किसी ऐसे कोण से आकर गिरा हो कि अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ 90 अंश का कोण बनाए, तो वह कोण हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है और इसे स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा और साथ में आप इस डायग्राम को ज़रूर बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए तो आपको अपने आप ही परिभाषा याद हो जाएगी। तो जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और साथ में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण की परिभाषाएं हमने समझी। ये सभी परिभाषाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आपके इस वीडियो से बनना तय है। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और साथ में ये आज आपका पार्ट फर्स्ट है जिसमें मैंने कुछ परिभाषाएं आपको आज समझा दी हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब कल का जो आपका अगला वीडियो होगा उसमें हम लेंस की क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता और उसके साथ में प्रकाश का प्रकीर्णन और जो कुछ घटनाएं होती हैं प्रकाश में, उन्हें हम तैयार करेंगे, उनकी परिभाषाओं को देखेंगे और समझेंगे कि ये परिघटनाएं क्या क्या होती हैं। और साथ में आप इस क्लास को क्लास 10th के जो बच्चे हैं उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके और एज वेल एज क्लास 10th वाले दोनों लोगों के लिए एक बराबर ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि ये चीज़ें क्लास 10th और क्लास 12th दोनों में पूछी जाती हैं, तो इसलिए आप क्लास 10th के बच्चों को भी इसे शेयर कर सकते हैं। साथ में जुड़े रहिए सौम्या मैथ्स क्लासरूम के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।